वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, भौतिक सार्थकता देखो, वैद्युत द्विध्रुव की भौतिक सार्थकता, जो परमाणु होता है, परमाणु परमाणु क्या होता है हम ही बताएंगे नहीं परमाणु क्या होता है? परमाणु क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम इकाई होता है। नहीं, क्या परमाणु अविभाज्य है? नहीं, परमाणु क्या है? विभाज्य है ना। मूल कण होता है। देखो, तो परमाणु जो होता है, परमाणु की जो अगर हम लोग ध्रुवता देखें, परमाणु में ध्रुवता कैसे होता है? परमाणु में ध्रुवता, परमाणु में ध्रुवता, जो परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है? विद्युत उदासीन होता है ना। जितना धन होता है उसमें उतना ही क्या होता है? ऋण होता है। जितना धन आवेश होता है उतना ऋण आवेश होता है। तो परमाणु में जो धनावेश होता है और जो ऋणावेश होता है, धनावेश और ऋण आवेश के जो केंद्र होते हैं, किसी चीज का एक केंद्र होता है, जैसे भूकंप आता है नहीं, भूकंप का एक केंद्र होता है जहां से वो क्या होता है? पनपता है नहीं शुद्ध हिंदी नहीं। तो परमाणु की ध्रुवता में देखेंगे, जो परमाणु होता है, परमाणु विद्युत उदासीन होता है। इसके जो धन आवेश होता है और जो ऋण आवेश होता है, दोनों का जो केंद्र होता है वो संपाती होता है। संपाती माने जानते हो ना, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होता है। नहीं, धन आवेश और ऋण आवेश का जो केंद्र होता है वो संपाती होता है। जब धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र लगभग एक दूसरे के ऊपर होंगे, जो संकेंद्री गोला होता है नहीं, संकेंद्री गोला होता है, इस केंद्र उनका क्या होगा? समान होगा और एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होंगे। इस कारण से जो परमाणु होता है मूल अवस्था में ध्रुवित नहीं होता है। ध्रुवित होने का मतलब क्या हुआ? धन अलग हो, ऋण अलग हो, उनके बीच कुछ क्या हो? डिस्टेंस हो। नहीं, देखिए, तो सामान्य अवस्था में जो परमाणु होता है, क्या परमाणु द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा? नहीं करेगा। मान लो आपसे एक नंबर में पूछ लिया जा, क्या परमाणु सामान्य अवस्था में क्या होता है? द्विध्रुव की तरह कार्य करता है? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसका जो धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है एक ही में क्या होता है? मिला होता है। ऐसे भी समझ सकते हो। संपाती होने का मतलब क्या हुआ? कि एक दूसरे में मिला हुआ होता है। नहीं, तो इस कारण से क्या होता है? परमाणु सामान्य अवस्था में द्विध्रुव नहीं बनता है। द्विध्रुव तभी बनेगा जब उसका धन एक तरफ हो जाए, ऋण क्या हो जाए? एक तरफ हो जाए। नमस्ते। देखो, तो इसमें क्या होता है? अगर परमाणु को हम लोग क्या कर दें? किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें। परमाणु को जब किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, ऐसे मान लो कोई बाह्य वैद्युत क्षेत्र है, जब परमाणु को इसमें रखा जाएगा, देखिए, परमाणु को जब इसमें रखा जाएगा तो जो धनावेश होता है, धन आवेश को अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे, उस पर बल किधर लगेगा? बाहर क्या होता है? क्षेत्र की दिशा में लगेगा। नहीं, धन आवेश पर जो वैद्युत बल लगेगा किधर लगेगा? क्षेत्र की दिशा में। ऋण आवेश पे जो वैद्युत बल लगेगा वो क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये जानते हो ना। तो क्या होगा? इसका जो धनावेश होता है, जो धनावेश माने कौन? नाभिक। जो धनावेश होता है वो एक दिशा में ऐसे क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, यानी कि क्षेत्र की दिशा में धनावेश इधर आ गया, और जो समस्त ऋण आवेश होता है वो किसी एक क्षेत्र में ऐसे आ जाता है, इधर इस क्षेत्र में आ जाता है। यानी धनावेश उधर जाके तन जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर बल देखो, धनावेश पे जो बल लग रहा है किधर लग रहा है? क्षेत्र की दिशा में। तो धनावेश उधर जाके तन जाएगा, ऋणावेश इधर आके तन जाएगा। तो दोनों के बीच क्या बन जाएगा? डिस्टेंस बन जाएगा। जब डिस्टेंस बन जाएगा तो ये किसकी तरह कार्य करने लगेगा? द्विध्रुव। परमाणु की इस अवस्था को हम लोग कहते हैं ध्रुवित अवस्था। नहीं, परमाणु की ध्रुवित अवस्था होती है। तो ध्रुवता, परमाणु की ध्रुवता, परमाणु में ध्रुवता कब आ सकती है? जब उसे हम लोग कहां रख दे? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दे। किसी बाहरी क्षेत्र में जब रख देंगे, नहीं, तब उसमें क्या आएगी? ध्रुवता आएगी। क्यों आएगी? समझा पाएंगे? परमाणु में ध्रुवता क्यों आएगी? क्योंकि जो परमाणु होता है, परमाणु में क्या होता है? एक नाभिक होता है और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसे हम लोग बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो जो धनावेश होगा वो क्षेत्र की दिशा में जाके इधर तन जाएगा।
जो ऋणावेश होगा इधर जाके तन जाएगा, हो जाएगा ना। तो इस तरह से धनावेश और ऋणावेश जाकर के क्या होते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, उनके बीच कुछ डिस्टेंस बन जाता है, इसलिए परमाणु में क्या आ जाती है, ध्रुवता आ जाती है, या परमाणु को इस अवस्था में हम लोग कह सकते हैं द्विध्रुव की तरह ये कार्य करने लगेगा, नहीं द्विध्रुव बन जाता है ये। तो परमाणु को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उसका धनावेश एक तरफ और ऋणावेश एक तरफ हो जाता है, इसे हम लोग परमाणु की ध्रुवता कहते हैं। समझ जाएंगे परमाणु की ध्रुवता क्या होता है। फिर ये तो परमाणु की ध्रुवता हो गया। जो अणु होता है, अणु की ध्रुवता क्या होगी, अणु की ध्रुवता, अणु में ध्रुवता कैसे आती है। कुछ अणु ऐसे होते हैं, जैसे मान लो सहसंयोजक यौगिक, नहीं एक होता है आयनिक यौगिक होता है, दो तरह के यौगिक होते हैं, एक सहसंयोजक होगा एक आयनिक होगा, तो केमिस्ट्री में पढ़िएगा उसको आप लोग। हम लोग ये देख रहे हैं कि जो अणु की ध्रुवता होती है, ध्रुवता के आधार पर अणु दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा अध्रुवित अणु, अध्रुवित अणु, दूसरा हो जाएगा ध्रुवित अणु हो जाएगा, ध्रुवित अणु। एक अध्रुवित अणु, एक क्या हो जाएगा, ध्रुवित अणु हो जाएगा। अध्रुवित अणु क्या होते हैं, अध्रुवित अणु ऐसे अणु होते हैं, अगर इनको हम लोग वायु वैद्युत क्षेत्र में नहीं रखे हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें ध्रुवता नहीं होती है। ध्रुवता माने धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, दूर दूर नहीं होते, अलग नहीं होते हैं। इस कारण से ऐसे अणुओं में क्या होता है, ऐसे अणु क्या होते हैं, ध्रुवित नहीं कहे जाते हैं। जैसे मान लो कोई भी सहसंयोजक यौगिक हुआ, सहसंयोजक यौगिकों में क्या होता है, जो धन आवेश होता है, जो ऋण आवेश होता है, दोनों का जो केंद्र होता है वो भी क्या होता है, संपाती होता है। जैसे परमाणु में हुआ था नहीं, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र जब क्या था, संपाती था, तब उस ध्रुवता को नहीं शो कर रहा था। वायु वैद्युत क्षेत्र में रखे धनावेश एक तरफ विस्थापित हो गया, ऋणावेश एक तरफ विस्थापित हो गया, इसमें ध्रुवता आ गई। ऐसे जो अध्रुवित अणु होते हैं, अध्रुवित अणु सामान्य अवस्था में क्या करते हैं, ये ध्रुवता को शो नहीं करते हैं। यानी कि इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है कितना होता है, शून्य होता है। सामान्य अवस्था में अध्रुवित अणुओं का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, शून्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि इनका धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होगा वो क्या होगा, संपाती। धनावेश और ऋणावेश का केंद्र संपाती होने के कारण इनका जो नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो कितना हो जाएगा, हाँ, इनमें कोई नेट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण न होने के कारण इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अध्रुवित अणु। अध्रुवित अणु समझ जाओगे। अध्रुवित अणु क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, अध्रुवित अणु ऐसे अणु होते हैं जिनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। फिर कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि इनका धनावेश, इनके धनावेश और ऋणावेश का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, संपाती, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित होता है ना। आ जाएगा बात समझ में। फिर होता है ध्रुवित अणु। अब इनको देखो क्या करें, क्या अध्रुवित अणु में ध्रुवता हम लोग ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो इसमें कौन कौन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, मेथेन हो गया, एथेन हो गया ना, ये सब क्या हो गए, ये सब क्या होते हैं, आपके अध्रुवित अणु में आते हैं। यानी इनका धन और ऋण क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर संपाती होगा। लेकिन अगर इनको क्या करें, इनको भी अगर हम लोग कहां रख दें, वायु वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, तो ये भी किस तरह व्यवहार करने लगते हैं, ध्रुवित अणु की तरह व्यवहार करने लगते हैं। यानी इनका धन एक तरफ विस्थापित हो जाएगा, ऋण एक तरफ विस्थापित हो जाएगा। तो अध्रुवित अणु को ध्रुवित अणु में कब कैसे बदल सकते हैं, जब उन्हें कहां रख दे हम लोग, वायु वैद्युत क्षेत्र में रख दे। तो वायु वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उनमें कैसे आ जाएगा, ध्रुवता कैसे आएगी, क्योंकि उनका जो धनावेशित भाग होगा वो क्षेत्र की दिशा में, ऋणावेशित भाग क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाएगा। इस कारण से उनमें क्या आ जाएगी, ध्रुवता आएगी। लेकिन जो ध्रुवित अणु होते हैं इनमें क्या होता है, परमानेंट क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। परमानेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, यानी कि ये उनको क्षेत्र बिना क्षेत्र में रखे ही किसकी तरह कार्य करते हैं, द्विध्रुव की तरह कार्य करते हैं। जैसे इसको मैं बताया था कि जैसे मान लो क्या होता है, H2O होता है, नहीं HCl होता है, HBr होता है ना। यानी प्राय जितने भी आयनिक अणु हैं, जितने भी आयनिक अणु होते हैं वो किसकी तरह कार्य करेंगे, ध्रुवित अणु की तरह। तो मान लो ये भी पूछा जाए कि जो आयनिक अणु या जो ध्रुवित अणु क्या होते हैं, ध्रुवित अणु क्या होते हैं, या H2O द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहा है, कैसे आप बताओगे इसको। H2O एक द्विध्रुव होता है, द्विध्रुव की तरह
कार्य करता है। कैसे कैसे कार्य करता है? क्योंकि जो इसका धनावेश होता है और जो ऋणावेश होता है वो क्या होते हैं, एक दूसरे, इनका जो केंद्र होता है दूसरे के ऊपर क्या होता है, अध्यारोपित नहीं होता है। इनमें कुछ न कुछ क्या होता है, डिस्टेंस पाया जाता है। जैसे मैं इसको बताया था, क्या लिख देंगे इसको, H धनायन और OH ऋण आयन। तो H धनायन और OH ऋण आयन के कारण क्या होता है, इनमें ये द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा। HCl भी होता है H धनायन, क्लोराइड आयन ना, ये सब भी क्या करेंगे, द्विध्रुव की तरह कार्य करेंगे। ये छोटी सी टॉपिक थी, इसको ध्यान में रखेंगे कि अध्रुवित अणु क्या होगा, ध्रुवित अणु क्या होगा। अस्थायी रूप से ध्रुवता किसमें पाई जाएगी, ध्रुवित अणु में। अस्थायी रूप से ध्रुवता किसमें पाई जाएगी, ध्रुवित अणुओं में ना। इनको अगर हम लोग वैद्युत क्षेत्र में नहीं रख रहे हैं तो भी क्या होते हैं, ये ध्रुवित होते हैं। वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे उनके बीच के डिस्टेंस और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो धनायनवा है ये उधर की तरफ क्या हो जाएगा, खिंचा जाएगा। ऋणायन जो है इधर की तरफ खिंचा जाएगा, मतलब जिधर क्षेत्र रहेगा दिमाग में। तो चलो छोटा टॉपिक था, इसको हम लिखा देते हैं अभी। उसके बाद आघूर्ण लगता है। बलाघूर्ण का नाम सुने हैं ना? बलाघूर्ण क्या होता है? हाँ, बलाघूर्ण क्या होता है कि किसी भी वस्तु को क्या करता है, किसी भी वस्तु पर जब क्या करते हैं, कोई बलयुग्म लगता है। बलयुग्म क्या होते हैं, जब किसी वस्तु पे दो बराबर व विपरीत बल लगते हैं, बराबर लगे और विपरीत लगे, उनकी क्रिया रेखा क्या न हो, समान न हो। क्रिया रेखा समान होने का मतलब क्या होता है, जैसे जो बलयुग्म होता है वो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करेगा, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण के कारण और वो वस्तु क्या करेगा, किसी अक्ष के परितः क्या करने लगेगा, घूर्णन करने लगेगा ना। तो बलयुग्म होता है। बलयुग्म क्या होता है, दो बराबर बल होते हैं और क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। उनकी क्रिया रेखाएं क्या होती है, समान नहीं होती। अब क्रिया रेखा समान होने का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ये है नहीं, अब इसमें है, अगर मान लो एक इधर से खींचे और हम इधर से खींचे ना, अब बीच में मान लो, बीच में क्या हो, ऐसे तार गया हो, नहीं इसमें से कोई राड गया हो। अभी सोचे कि हम नचा दें इसको, हम इधर खींचे वो उधर खींचे, नचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो बल हम लोग इधर लगा रहे हैं, एक बल हम इधर लगा रहे हैं और एक बल वो उधर लगा रहा है, दोनों को अगर मिलाएंगे, ऐसे लाइन मिलाओगे तो दोनों एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं, तो इनकी क्रिया रेखा क्या हो जाएगी, समान। लेकिन अगर मान लो, इमेजिन करो बीच में होल है, हम ऐसे खींचे नहीं गत करेगा। लेकिन एक इधर से खींचे एक इधर से खींचे, तब ये क्या करेगा, गत करेगा ना। क्योंकि देखो अब इसकी क्रिया रेखा इधर हो गई और जो यहां बल लगा इसकी क्रिया रेखा इधर हो गई, दोनों के बीच डिस्टेंस हो गया नहीं। ये बलयुग्म बना रहे हैं। बलयुग्म के कारण कोई वस्तु क्या करता है, किसी घूर्णन अक्ष के परितः क्या करने लगता है, घूर्णन करने लगता है, गत करने लगता है ना। बात समझ में आएगा ना। जैसे मान लो चक्का हो, साइकिल का चक्का हो, पहिया हो, नहीं साइकिल का पहिया हो, साइकिल के पहिए को क्या किया जा, ऐसे मान लो कोई ऐसे ऊंची जगह हो, साइकिल के पहिए को उसमें धूरा लगा हो, नीचे कस दिया जाए ऐसे, और साइकिल का पहिया नाचने के लिए स्वतंत्र हो जाए। अब एक लोग उधर से बल लगाओ, हम इधर से बल लगाए, सीधा सीधा, तू नाचेगा, नहीं नाचेगा, नहीं। उसमें तभी वो नाचेगा जब क्या करें, हम दोनों क्या करें, मान लो वो उधर से खींचे, ऊपर ऐसे ऐसे पहिया है, वो उधर से खींचे, हम यहां से खींचे, तब क्या करेगा वो, तब नाचेगा नहीं। तो यानी बलयुग्म क्या होता है, अब बराबर बल लगेगा, जितना बल उधर उतना बल इधर। जब दो बराबर व विपरीत बल होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बलयुग्म बनाते हैं। उनकी क्रिया रेखाएं क्या नहीं होनी चाहिए, समान नहीं होनी चाहिए, नहीं। ये सब पिछली कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हो। हम लोग को ये देखना है कि जब किसी द्विध्रुव को हम लोग एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, उस पर जो बलयुग्म लगता है, उस बलयुग्म के कारण उसमें कितना बलाघूर्ण उत्पन्न होता है। बलाघूर्ण को किस अक्षर से बताए थे, टाउ से, नहीं। देखिए तो ध्यान रखोगे, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, वैद्युत क्षेत्र में रखने पर, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, नहीं द्विध्रुव को, कौन द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव को
एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर लगने वाला बलाघूर्ण, उस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा, इसको हमको देखना है। बलाघूर्ण तभी उत्पन्न होगा जब उस पर क्या काम करेगा, बलयुग्म, बलयुग्म जब काम करेगा ना। तो देखो कैसे बलयुग्म उस पर कार्य करेगा। मान लीजिए यह एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, जहां वैद्युत बल रेखाएं दूसरे की क्या होती है, समांतर। जहां वैद्युत बल रेखाएं दूसरे के समांतर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान। जहां वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे, जहां वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे के बहुत पास पास होंगी, वहां क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा। जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। नहीं, ध्यान रखेंगे, सब देख चुके हो ना। अब देखिए क्या होता है, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत बल रेखाओं को हम लोग क्या किए, एक समान बना दिए। यह एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें क्या कर रहे हैं, किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव पता है ना क्या होता है, जब दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अल्प दूरी पे रखे होते हैं, तो इनसे जो निकाय बनता है, जो सिस्टम बनता है, उसी को हम लोग द्विध्रुव कह देते हैं। क्या +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम लिखा है। बताइए क्या ये द्विध्रुव है, क्यों नहीं है, क्योंकि आवेश जो होने चाहिए बराबर होने चाहिए और विपरीत होने चाहिए। +4 ये -4 वो होना चाहिए था, नहीं, तभी ये द्विध्रुव की तरह कार्य करेगा, नहीं तो नहीं करेगा ना। अब देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम लोग किसी द्विध्रुव को रख रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक द्विध्रुव ऐसे बना दे रहे हैं, एक इसका फिगर बना दे रहे हैं ऐसे, एक द्विध्रुव है ये, मान लीजिए। द्विध्रुव की लंबाई कितना लेते हैं हम लोग, 2l। द्विध्रुव की लंबाई 2l लेते हैं, ये 2l लंबाई इसकी है, यहां से यहां तक की लंबाई 2l हो जाएगी। ये मान लो A बिंदु है, ये मान लो B बिंदु है, यहां पे +q आवेश है और यहां पे -q आवेश है ना। ये B बिंदु है, यहां -q आवेश है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है ना। जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, ये जो धन आवेश है, धन आवेश पे क्या लगेगा, बल लगेगा। धन आवेश पे बल किधर लगेगा, क्षेत्र की दिशा में लगेगा ना। तो इस धनावेश पे क्या होता है, एक बल इधर को लगेगा। कितना लगेगा, F बराबर QE, E बराबर होता है F/Q, पढ़े ना। तो F बराबर कितना हो जाएगा, QE। QE बल किधर लगेगा, इधर को लगेगा, इसको हम लोग लिख देते हैं QE ना। और इधर जो है ये कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है, ऋण आवेश है ना। जो ऋण आवेश है, ऋण आवेश पे बल किधर लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में। ये इधर लग रहा था, ये इधर लगेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में इधर लगेगा कितना, -QE लगेगा। समझ में आया। दोनों बल देखो बराबर हैं, QE ये भी है, QE ये भी है, खाली ये विपरीत है, ये इधर को लग रहा है, ये इधर को लग रहा है। नहीं, दोनों बल बराबर व विपरीत है ना, मैच नहीं शो करते हैं। QE बल इधर, QE बल उधर, बराबर व विपरीत बल है। इनके बीच इनकी जो क्रिया रेखा है, इसकी क्रिया रेखा देखो, इसको पीछे से बढ़ाते जाएंगे, इसकी क्रिया रेखा ये बन जाएगी, इसको पीछे बढ़ाते जाएंगे, इसकी क्रिया रेखा ये बन जाएगी। समझ में आ रहा है। दोनों के बीच की दूरी इतनी हो गई, ये क्या बनाएंगे, बलयुग्म। जब ये बलयुग्म बनाएंगे तो ये क्या करेंगे, द्विध्रुव को इसमें बलाघूर्ण उत्पन्न करेंगे। इसके कारण ये जो द्विध्रुव है आपका, ये इधर खिंचा रहा है, इधर खिंचा है, तो ये आकर के क्या करेगा, ऐसे आता है, ये क्या हो जाएगा, ऐसे समांतर होने का प्रयास करता है ना। समझ में आ रहा। तो बलाघूर्ण के कारण होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्रिया रेखा को इधर बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया, और इसको हम लोग यहां से इसके ऊपर लंब डाल दिए। हम लोग बलाघूर्ण ज्ञात कर रहे हैं ना। ये कोण जो है थीटा हम लोग मान लेते हैं। मान लीजिए द्विध्रुव है, द्विध्रुव को हम लोग क्या किए हैं, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखे हुए हैं। ये थीटा वैद्युत क्षेत्र से इधर थीटा कोण पे रखे हुए हैं। तो इस बलयुग्म के कारण, अब इसमें हम लोग थोड़ा आना माना लिख देंगे कि जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव पे धनावेश के कारण जो वैद्युत बल लग रहा है वो क्षेत्र की दिशा में लग रहा है, जबकि ऋण आवेश पे जो बल लग रहा है क्षेत्र के विपरीत दिशा में लग रहा है। ये जो दोनों बल हैं, दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान नहीं है।
समान न होने के कारण ये बलयुग्म बनाते हैं। इस बलयुग्म के कारण क्या उत्पन्न होता है? बलागुण उत्पन्न होता है, जिस कारण से जो द्विध्रुव है वो क्या करता है? छेद की दिशा में क्या करता है? छेद के समांतर होने का प्रयास करता है। बलागुण क्या करेगा? इसको छेद के समांतर करने का प्रयास करेगा ना। तो उस बलागुण को हम लोग निकालेंगे दोनों बलयुग्मों के कारण, या बलयुग्म के कारण, बलयुग्म के कारण, बलयुग्म के कारण द्विध्रुव में उत्पन्न बलाघूर्ण कितना हो जाएगा? बल आघूर्ण। द्विध्रुव में उत्पन्न बलाघूर्ण, इसको हम लोग टाउ से लिखते हैं। टाउ बराबर हो जाएगा दोनों, देखो बलाघूर्ण बराबर क्या होता है? बलाघूर्ण का डेफिनेशन हम लोग देखे थे वहां पे 11 में। बलाघूर्ण क्या होता है? दोनों बलों में से कोई एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते? बलाघूर्ण कहते। नहीं तो बलाघूर्ण टाउ बराबर हो जाएगा दोनों बलों में से एक बल कौन सा है? क्यूई ले लो। दोनों बलों में से एक बल तथा उनके बीच की, मान लो ए है, यहां से लिख दो, दोनों बलों में से एक बल तथा उनके बीच की लंबवत दूरी, नहीं, उनके बीच की लंबवत दूरी कितना हो जाएगा? एसी के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। सदिश गुणन के बराबर होता है, ध्यान रखना। नहीं, गुणन के बराबर, फिलहाल इतना जानो, गुणन के बराबर होता है। बराबर QE यहां पे हो जाएगा QE इंटू, अब AC को निकालना, AC, तो AC निकालने के लिए यहीं कहीं निकाल लो आप, यहीं कहीं निकाल देते हैं। त्रिभुज कोने में, त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में क्या हो जाएगा? ACB में देखो हमको हाई पता है, ये पता है ना, तो हमको ये निकालना है, कर्ण पता है, लंब निकालना है। कौन सा फार्मूला लगाएंगे? साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना? AC, कर्ण कितना? 2l, इसलिए AC बराबर कितना हो जाएगा? AC बराबर 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा हो जाएगा। बात समझ में आया? तो AC का मान लाके यहां रख देंगे, 2l साइन थीटा। समझ आ रहा है ना? 2l साइन थीटा हो जाएगा। हाई देखो, Q इंटू 2l को एक साथ ले लेंगे, तो हो जाएगा 2QL इंटू क्या हो जाएगा? E साइन थीटा हो जाएगा। 2QL क्या होता है? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा टाउ बराबर हो जाएगा। अब देखो P क्या है? सदिश राशि है। E क्या है? सदिश राशि है। नहीं, अब एक चीज आप देखे थे, अगर मान लो लिखा गया है AB साइन थीटा लिखा गया है, तो AB साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं सदिश रूप में? A क्रॉस B, ये तो होता है ना। A क्रॉस B बराबर कितना होता है? AB साइन थीटा ना, n कैप होता है ना, तो इंटू क्या होता है? n कैप हो जाएगा। तो यहां पे भी हम लोग लिख देंगे बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टाउ बराबर लिख सकते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा को लिख देंगे P क्रॉस E होगा। जो इसकी दिशा होती है P और E दोनों की क्या होती है? लंबवत होती है। किसकी? बलाघूर्ण की दिशा। P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। सो रहे हैं सब सुबह सुबह आकर, देखो P क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है ना। तो द्विध्रुव आघूर्ण भी सदिश राशि है और वैद्युत क्षेत्र भी क्या है? सदिश राशि है। तो जब सदिश राशि है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, टाउ बराबर लिख सकते हैं P क्रॉस E हो जाएगा। यहां लिख देंगे हम लोग, यह एक सदिश राशि है। नहीं दिख रहा है ना? चलो ठीक है। नहीं, देखिए ये फार्मूला समझ में आया ना कैसे निकला है? चलो, टाउ हो जाएगा P साइन थीटा हो जाएगा। अब ये जो समीकरण है, समीकरण 1 से, ये क्या है? सदिश राशि है ना। यह एक सदिश राशि होती है। ये देखो मिटका दिया यहाँ का, अभी बता देंगे। नहीं, यह एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। देखिए यह एक सदिश राशि होता है। तो क्या करेंगे यहां पे हम लोग? देखो इसमें कुछ कंडीशंस हैं,
कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कंडीशन नंबर 1, यदि क्या हो, थीटा बराबर कितना हो, 0 हो। यदि थीटा बराबर 0 हो, थीटा बराबर 0 माने क्या हो गया कि जो द्विध्रुव रखा था ऐसे रखा था ना, हम लोग ऐसे रखे थे, ऐसे हो नहीं, क्षेत्र के क्या हो, समांतर, यानी द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, अर्थात द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो, क्षेत्र के समांतर हो। अगर द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर होगा तब क्या होगा, P टाउ बराबर कितना हो जाएगा, बलागुण टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 0, PE साइन 0 हो जाएगा ना। तो बराबर कितना हो जाएगा, PE इंटू 0 बराबर हो जाएगा 0। ये ऐसा हो जाएगा, यानी बलागुण कितना हो जाएगा, 0, शून्य हो जाएगा। जब बलागुण शून्य हो जाएगा तो ये गुणनगत करेगा नहीं, यह द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था होती है। यह द्विध्रुव की क्या है, अस्थायी अवस्था हो जाएगा, द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था होगी, द्विध्रुव की अस्थायी अवस्था होगी। पहला हो गया। दूसरा अगर हो जाए, अगर थीटा बराबर क्या हो जाता है, 180 अंश, थीटा बराबर 180 अंश माने ये प्लस वाला इधर हो जाए और माइनस वाला उधर हो जाए ना, तो क्या हो जाएगा, टाउ बराबर तब कितना होगा, टाउ बराबर हो जाएगा PE साइन 180। तो साइन 180 अंश का मान कितना होगा, 0। साइन अरे साइन 180 अंश का मान कितना होगा, 0 नहीं होगा, इतना सोच रहे हैं सब नहीं, कितना हो जाएगा, 0। यहां पे भी बलागुण कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तीसरा कंडीशन इसमें होता है, यदि थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री, थीटा बराबर हो जाए 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 अंश का अगर हो तो जो बलागुण होता है वो अधिकतम होता है। तो अधिकतम बलागुण कितना हो जाएगा, अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम बलागुण कितना हो जाएगा, इसको टाउ मैक्सिमम कहेंगे। टाउ मैक्सिमम बराबर हो जाएगा PE साइन 90, PE साइन 90, साइन 90 का मान 1, तो टाउ मैक्सिमम का मान आपको निकल जाएगा 1 निकल जाएगा ना, PE निकल जाएगा, साइन 90 का मान कितना हो जाएगा 1। तो ये टाउ बलागुण का अधिकतम मान होता है ना। मैं देखो टाउ मैक्सिमम रहेगा PE नहीं, तो ये चीजें होती है नहीं। तो बात कुछ समझ में आया। हम लोग क्या करेंगे, किसी द्विध्रुव पे आघूर्ण कैसे, बलाघूर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो इस तरह से आप करिएगा नहीं, कट करो।